हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर माइनर पेपर 7 और 8 का हम ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यानी माइनर पेपर 7 और 8 दोनों का हम पूरा एक ही वीडियो में सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सब्जेक्टिव क्लास भी बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद सब्जेक्टिव क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकी का सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में पहले चेक कर लेना। उसके बाद आपको नहीं मिलेगा तो कमेंट में बताना है। चैप्टर फर्स्ट से पहला सवाल पूछा गया है, ये है आपका। सबसे पहले हम शुरू करेंगे माइनर पेपर 7 से। तो ये माइनर पेपर 7 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद माइनर पेपर 8 का। और ज्योग्राफी में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका होता है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देंगे वीडियो के अंत में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो के अंत में हम आपको दे देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहला सवाल है कि थीसिन है। यहाँ पे थोसिन नहीं होगा, थीसिन होगा। थीसिन बहुभुज विधि से निम्नलिखित में से किसने स, रा, अ के 67 महानगरीय केंद्र की सीमा निर्धारित की? Which of the following scholars determine the boundaries of 67 metropolitan region in the USA? तो मेट्रोपॉलिटन रीजन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि प्रदेश यह क्षेत्र है जिसकी भौतिक दशाएं समांगता वाली हो, ये विचार किसका था? तो ए रीजन इज एन एरिया हुज फिजिकल कंडीशन आर होमोजीनियस, हुज व्यू इज दिस। तो ये व्यू किसका था? तो ये था आपका ये ऑप्शन नंबर डी। अब है सुंदरवन एवं भावर प्रदेश किस प्रकार के प्रदेश है? यानी विच टाइप ऑफ रीजन आर सुंदरवन एंड भावर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक रीजन्स। R.L. सिंह ने भारत को कितने लघु प्रदेशों से विभाजित किया? मतलब इन हाउ मेनी माइक्रो रीजन डिड R.L. सिंह डिवाइड इंडिया? तो ये डिवाइड करते हैं इसमें 192 में। अगला सवाल अगला चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से आपसे पूछा गया है कि नया अन्वेषण प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव रीजनल प्लानिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंटन मैकाय। अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रीजनल प्लानिंग इन द यूनाइटेड स्टेट डिड हॉसमिंट आइडेंटिफाई? यानी हॉसमिंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रादेशिक नियोजन के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो कितनी स्टेज बताया गया है? तो वो है आपका 5। अगला सवाल है कि 1934 मतलब 1934 में विशिष्ट क्षेत्र एक्ट कहाँ पारित किया गया? वेयर वॉज द स्पेसिफिक एरिया एक्ट पास्ड इन 1934? तो ये किया गया था आपका इसमें ब्रिटेन में। अगला सवाल है, दांतेवाला समिति ने निम्न में से कौन सी क्रिया को विकास खंड स्तर पर नियोजन करने की अनुशासन नहीं की है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिड द दंतवाला कमिटी नॉट रिकमेंड फॉर प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल? तो वो है आपका ये फैमिली प्लानिंग। अब अगला चैप्टर है, क्वेश्चन पूछा गया है, पी सेनगुप्ता एवं गलीना सदाशिव के अनुसार पश्चिमी नियोजन प्रदेश को कितने मध्यम नियोजन प्रदेश में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी, C.S. चंद्रशेखर तथा प्रोफेसर V.L.S. प्रकाश राव के अनुसार भारत के कितने वृहदाकार नियोजन प्रदेश हैं?
तो माइक्रो प्लानिंग रीजन की यहाँ पे बात की जा रही है। कितने हैं? तो वो है आपका 13। अशोक मित्रा ने भारत को कितने मध्य स्तरीय प्रदेशों में विभाजित किया? तो ये करते हैं 24 में। किसने भारत को 15 स्थूल एवं 61 मध्य स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया है? मैक्रो और मिडिल लेवल रीजन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका हो जाएगा ये बी नाथ। चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछा गया, फंकाई पेरू या पेरोक्स किस विषय के विद्वान थे? तो ये विद्वान थे आपके इकोनॉमिक्स के। अगला है, रोस्तोव महोदय ने अपने मॉडल में आर्थिक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई है? तो कितने मॉडल की उन्होंने बात की है? तो वो बात करते हैं 5। संचयी परिणामी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो वो है आपका ये गुन्नर। अगला सवाल है, 100 स्मार्ट नगरों को विकसित करने की दृष्टि थी। तो किनकी दृष्टि थी? तो वो थी मोदी जी की। अगला सवाल चैप्टर 5 से पूछा गया है कि विकास प्रक्रिया के भौगोलिक वर्णन की कितनी अवस्थाएं हैं? हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस? तो यहाँ पे स्टेज की बात हो रही है। तो कितनी स्टेज है ये आपको बता। तो सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि है, किसकी परिभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है ये ऑफिस एक्सपेंशन। अगला सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक इंडिकेटर? इंडिकेटर नहीं है, बीच में से डैश हटा देना है, इंडिकेटर होगा यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से अधिक सूचक नहीं है, तो वो है आपका ये सोशल अकाउंटिंग सिस्टम। अगला सवाल है कि कृषि प्रणाली की प्रक्रियात्मकता की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडेंसी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अगला चैप्टर से सवाल पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस राज्य में संचालित नहीं है? तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की यहाँ पे बात हो रही है। तो किस एरिया में नहीं है? तो वो है आपका ये राजस्थान में नहीं है। अगला सवाल है, मऊ क्षेत्र में निम्नलिखित विकास कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रोड डेवलपमेंट। दामोदर नदी परियोजना कैसी परियोजना है? तो वो है आपका ये मल्टीपर्पस। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो वो आपका है इस पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। हाँ, यही होना चाहिए, हाँ यही है सही, हेपेशी घाटी, टेनेसी वैली इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में ये कहा जाता है। अगला चैप्टर है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1951। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, एक मिनट, हाँ, तो चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से भारतीय ग्रामीण सामाजिक संस्था का प्रमुख आधार है? तो प्रमुख आधार है ये ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल है, एक मिनट, हाँ यही है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा ये ऑल ऑफ दीज
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑल ऑफ दीज। और ये 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था, तो मिस्टेक हो गया है। तो अब दूसरा सवाल है, भारत में पंचायती व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के रूप में लागू की गई? भारत में पंचायती व्यवस्था की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन था आपका और ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू किया गया? कब से नहीं होगा, कब से लागू किया गया है, तो ऐसा होगा कुछ क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे कब होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल 1993। अगला सवाल है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। द मेन पार्ट, यहाँ पे हो जाएगा मेन, MAIN, मेन। द मेन पार्ट ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम आर, तो इसका मेन पार्ट हो जाता है आपका ऑल ऑफ दीज, ग्राम पंचायत, एरिया पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। पंचायतों का ग्रामीण राजनीतिक जीवन में क्या महत्व है? तो इसका महत्व है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, लेकिन यहाँ पे हो गया है थोड़ा सा मिस्टेक, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल है, पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज के कितने स्तर हैं, तो वह है 3। बलवंत राज मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? तो वो है आपका सी नंबर ऑप्शन, पंचायती राज से। बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो महिलाओं के लिए किया गया 50%। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था इसमें, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो होते प्रमुख। पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है? तो प्रमुख इकाई है ये ग्राम सभा। एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? तो भूमिका अदा करता है ये ग्राम सेवक। पंचायती राज संस्था में निम्नलिखित में से कौन निम्नतम इकाई है? न्यूनतम होना चाहिए था, और न्यूनतम इकाई है, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई थी? तो ये किया गया इसमें 73rd और 74th में। लास्ट चैप्टर है, माइनर पेपर 7 का लास्ट चैप्टर है अब ये। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पहला चरण प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ आपका 2000 में। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन कुछ है इस तरीके से, RCPLWUEA प्रारंभ हुई थी, तो कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2016 में। तो ये माइनर पेपर कंप्लीट हो चुका है, माइनर पेपर 7। अब हम बात करते हैं माइनर पेपर 8 की, MIC 8। ठीक, सबसे पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है सैम्पलिंग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, सैम्पलिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तो इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन आर, यानी सरकारी प्रकाशन है। सरकारी प्रकाशन क्या है? तो वो है आपकी ये सेकेंडरी डाटा। माइनर पेपर 7 तो इजी है, लेकिन थोड़ा सा बस माइनर पेपर 8 हार्ड हो गया है आपका, क्योंकि इसमें आपको ना मैथ की तरफ फार्मूला यूज़ करने के लिए दिया गया। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लिया गया है, जिसमें आपको फार्मूला लगा करके बनाना पड़ेगा, बिना फार्मूला का नहीं बनेगा। तो वो हम सब्जेक्टिव क्लास जब करेंगे तो वहाँ पे हम फार्मूला आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की कौन सी विधियाँ हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आर, वर्गीकरण की विधि है, तो वह ये चैप्टर 2 देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 50,
देन द टोटल मार्क्स विल बी। 100 विद्यार्थी है, उसके औसत अंक 50 है, तो कुल अंक कितना होगा? तो कुल अंक कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 5000। अगला सवाल है 11, 12 व 13 का समांतर माध्य होगा, यानी अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा गया है। तो अर्थमेटिक मीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन पूछा गया है यहाँ पे। इस सब का फॉर्मूला आपको ये कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में इसे मीन मीडियन से ये सब से क्वेश्चन आता है। माइनर पेपर में इसे क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स में पूछा गया था पिछले बार, बट इस बार ज्योग्राफी में ही पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुलक 15 है और माध्यिका 12 है तो समांतर मध्य होगा, यानी यहाँ पे अर्थमेटिक मीन यहीं पर पूछा गया है। मोड और मीडियन दिया गया है, ऑप्शन मीन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अंकों को रखा जाता है आरोही या अवरोही क्रम में निम्न की गणना के लिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीडियन के लिए। बहुलक माध्यिका व समांतर माध्य के संबंधों का आपसी सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का, ये हो जाएगा Z = 3m - 2x, और ऐसे ऊपर में डैश दिया गया है। x पे सिर्फ डैश दिया गया, 2 पे नहीं दिया गया। इस तरीके से है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे होगा। तो आपको बताते हैं क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो Z = 3m - 2x ऐसे, और ये ऐसे डैश। तो ये है फॉर्मूला, ये आपको लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला सवाल पूछा गया, मीडियन इज विच क्वार्टाइल, तो वो है सेकेंड। चैप्टर 3, अपकिरण की माप जितनी कम होती है उस पदमाला में उतना ही स्थायित्व अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है द फॉर्मूला ऑफ द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज। तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बट यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया है आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला बताते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है Q3 - Q1/2, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है Q3 - Q1, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा Q3 - Q1/4। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में है Q3 - Q1/5, इस तरीके से। तो ये चारों ऑप्शन हम आपको बता दिए कि किस तरीके से आपका लिखा गया है। यहाँ पे जो है सो उस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी Q3 - Q1, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब तीसरा है द फर्स्ट मेजर ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है ये मीन डेविएशन। अगला है चतुर्थक विचलन का 5 गुना बराबर होता है, 5 गुना बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा 6-fold ऑफ मीन डेविएशन। अपकिरण का सबसे अधिक लोकप्रिय माप है, तो सबसे अधिक लोकप्रिय माप हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला सवाल पूछा गया है द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिप्रेशन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि SD 15 है और तथा मीन जो आपका दिया गया है वो 30 दिया गया है और C ऑफ V होगा, C ऑफ V क्या हो जाएगा ये पूछा गया है आपसे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50% हो जाएगा।
यदि वेरिएंस 625 है तो SD होगा। इफ वेरिएंस इज 625 देन SD विल बी। तो इसका हो जाएगा 7 का C 25 हो जाएगा। समांतर, यहाँ पे आपको SD का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो SD का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट में SD लिख दिया गया। हिंदी में बोले तो हिंदी में हो जाता है ये प्रमाप, विचलन। हिंदी में ये कहा जाता है। ठीक है, आप सब्जेक्टिव क्लास में पढ़ेंगे इसको। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। इसको इस तरीके से इसका सिंबल होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अगला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज। तो स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, मिनिमम हो जाएगा। यदि श्रेणी में न्यूनतम मूल्य 12 तथा अधिकतम मूल्य 28 है तो विस्तरक गुणांक होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है रेंज कोएफिशिएंट की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 0.4। द कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डन बाय। तो ये आपका डन किया जाता है बोथ, यानी SD और मीन, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बताते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका आपको फॉर्मूला पता होगा तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हिंदी में कहा जाता है विचलन गुणांक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है C.V, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे ऐसे और फिर ऐसे और फिर लिखा जाता है x, फिर उसके ऊपर ऐसे डैश दिया जाता है और इनटू कर दिया जाता है 100 से। तो यहाँ पे CV का मतलब क्या है? तो यहाँ पे CV का मतलब होता है विचलन गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये क्या है? ये तो हम आपको अभी बताए कि इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी प्रमाप विचलन। और उसके बाद ये x है और उसके ऊपर डैश दिया गया है। इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो इसमें अर्थमेटिक मीन तो है ही, और इसके साथ यहाँ पे SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। तो वही चीज़ आपसे पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किन के द्वारा डन किया जाता है? तो SD के द्वारा और अर्थमेटिक मीन के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर SD दिया गया है, और यहाँ पे मीन यानी अर्थमेटिक मीन। तो ये दोनों आंसर सही हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, बोथ। अब पूछा गया आपसे द फॉर्मूला ऑफ SD। तो आई होप कि अब हमको बताने का ज़रूरत नहीं है कि SD का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो हो जाता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके वेरिएंस ANCE। तो ये फॉर्मूला होता है आपका SD का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ये छूट गया है, तो इस तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही आंसर। और बाकी जो ये सब दिया गया है ऑप्शन, ये स्क्वायर में MD, तो ये सब भी सब रूट अंडर में आ जाएगा, ऐसे करके सब ये आ जाएगा आपका। QD भी ऐसे हो जाएगा और रेंज भी सब ऐसे हो जाएगा। सबका ऊपर वाला छूट गया है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये ऐसे ऐसे सब में ऐसे ऊपर में लग जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब अगला क्वेश्चन है, लॉरेज वक्र कर्ण रेखा के जितने समीप होता है उतना ही होता है। उतना ही क्या होता है? तो उतना ही हो जाता है आपका इक्वल, सम हो जाता है। विस्तार का सापेक्ष होता है, यानी द रिलेटिव ऑफ रेंज इज। तो विस्तार का सापेक्ष होता है आपका ये ऑप्शन नंबर A। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। इस सब पे ध्यान नहीं देना है। सही आंसर हो जाएगा M1 - MO, ये हो जाएगा सही आंसर। इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना है।
अब है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है सैम्पलिंग इज क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का आंसर हो जाएगा ये इन डेप्थ, सी आंसर नहीं होगा बल्कि डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है टिपेट की सारणी में कुल संख्याएं होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि अनियत परिदर्शन चुनने की निम्न में से कौन सी विधि है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो आपको भी कुछ मिस्टेक्स मिले अगर क्वेश्चन में या ऑप्शन में तो आपको कमेंट में बता देना है ताकि उसको ठीक किया जा सके। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, बुक में मिस्टेक रहता है। अगला सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सहसंबंध की गणना की रीति नहीं है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन अकर व्हेन, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काल पीडियर्सन रीति का प्रतिपादन हुआ था, तो ये हुआ था। अगला सवाल देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमाइन इज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, 7 का हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, 1 मिनट। तो 7 का आपका हो जाएगा सी में हो जाएगा R, इसमें हो जाएगा R3 और इसमें हो जाएगा R2 और इसमें हो जाएगा R4, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7 का R हो जाएगा। कार्ल पीडियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिखाया जाता है, तो सही आंसर आपका इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है R, हाँ तो ये हो जाएगा सही आंसर। NTC यहाँ पे नहीं होगा बल्कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है R, 1 मिनट, R और नीचे में N इस तरीके से, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा R, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा RC। यहाँ पे R लिखा नहीं रहा है तो RC कर लेना है आपको इसको, और उसके बाद हो जाएगा R और नीचे में K, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, R होगा R, छोटा वाला जो R लिखते हैं ना वही। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे दिया गया है ये फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल एरर इट इज़ यूज्ड, तो किसका प्रयोग किया जाता है इसमें, तो इसमें किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा 0.6745, ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ये है, ये नहीं है, ये हो जाएगा ये। अगला सवाल है कार्ल पर्सन वाज ए फेमस, तो ये क्या है, तो ये है आपका जूलॉजिस्ट है। लास्ट चैप्टर MIC 8 का लास्ट चैप्टर है ये। द लिटरल मीनिंग ऑफ रिग्रेशन इज, तो रिग्रेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, यानी प्रतीप गमन की यहाँ पे बात हो रही है, तो प्रतीप गमन में हो जाएगा रिटर्न बैक, पीछे लौटना। अब अगला है दिया गया, R दिया गया है और उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद OX दिया गया है आपका और OY दिया गया है, तो BXY का मान पूछा गया है, तो आपको ये सारा मान रख देना है। तो BXY का मान पूछा गया है आपसे, तो O में X का और O में Y का मान दिया गया है, तो ये सब मान आपको रख करके इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ये 0.64। Y का X तथा X का Y पर प्रतीप गमन समीकरण कुछ इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से, हाँ इक्वेशन आपको दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका हो जाएगा आपका 40 आंसर आएगा।
जब प्रतिपगमन रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो यह सहसंबंध होता है। तो सहसंबंध क्या हो जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य हो जाता है। यदि एक प्रतिपगमन गुणांक ऋणात्मक हो तो दूसरा गुणांक होगा, दूसरा गुणांक क्या हो जाता है? वो हो जाता है नेगेटिव। यदि y का x पर प्रतिपगमन समीकरण 6y2x, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6y - 2x = 6, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे वैल्यू किसका? आपसे मान पूछा गया है by(x) का मान पूछा गया है। तो by(x) का मान हो जाएगा आपका 1/6, 1/6 हो जाएगा आंसर। जनरली द नंबर ऑफ रिग्रेशन लाइन इज, तो जनरली आपका ये होता है 2। अब अगला सवाल भी दिया गया कुछ इक्वेशन, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन bxy दिया गया है, वैल्यू 0.4 - 0.4 दिया गया है। एक मिनट, क्वेश्चन लगता है कुछ यदि, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि यहाँ पे ये मिस्टेक्स है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि ठीक है bxy = -0.4 और byx = -1.6 हो तो सहसंबंध गुणांक होगा। क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपको वैल्यू दिया गया है, सहसंबंध गुणांक पूछा गया है आपसे। तो फॉर्मूला हम आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। तो सही आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -0.8 इसका आंसर आ जाएगा, -0.8। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरीके से है कि यदि दो प्रतिपगमन गुणांक bxy और byx क्रमशः -0.4 और 16 हो तो सहसंबंध गुणांक आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है। आंसर इसमें दिया ही नहीं गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि x और y पर प्रतिपगमन गुणांक bxy है, x का y पर, तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे दिखाया जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में पूछा गया यदि दो प्रतिपगमन गुणांक -0.8 तथा -0.2 है तो r का मान आपको यहाँ पे बताना है। तो r का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -0.4, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको निकालने के लिए हम आपको कुछ फॉर्मूला दे देंगे, वहाँ से आपको फॉर्मूला ले लेना है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जो कि हम आपको बता रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। और इसके अलावा और भी पूछा जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मीन, मीडियन, अर्थमेटिक, इस तरीके से टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो स्क्रीनशॉट हम आपको देते हैं, वहाँ से आपको देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, सब्जेक्टिव क्लास में। तो मैंने पेपर 7 और 8 का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड थोड़ा सा ज्योग्राफी मैंने पेपर 8 हार्ड था, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी था, तो वो आपको ठीक कर लेना है। बाकी जो मिस्टेक्स अगर कुछ और भी होगा तो आपको बता देना है कमेंट में, या फिर टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।